Hello everyone. Today I am going to discuss Poetics, which is a critical work of Aristotle. And in this particular critical work of Aristotle, there are lots of theories, lots of things which have been repeatedly used in other works of criticism. Okay, other critics have used the theories of Aristotle to to revise them or to appreciate them. So let's discuss. So in this poetics, which has been written by Aristotle, we have total 26 chapters, and in 26 chapters you can see the segregation on your screen. So one by one we will cover the main important points. Okay, not each and every point I'm going to cover. I will cover only those particular points which have been generally asked as a subjective question and answers in the exam. Okay, so the very first of all we will talk about how Aristotle has classified the poetry. Okay, see, the content of this particular work is large. Okay, we cannot cover each and everything. So in the summarizing way we will cover each and everything. Okay, so first of all, classification of poetry इन्होंने बताया. सब क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री में भी उन्होंने किस तरीके से बताया. उन्होंने बोला कि पोइट्री को क्लासीफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पोइट्री, क्योंकि पोइट्री इज़ एन क्रिएटिव इमिटेशन, उन्हीं ने बताया था अरिस्टोटल ने. तो पोइट्री को जिस तरीके से हम इमिटेट करते हैं, तो कुल जितने लोगों को इमिटेट करते हैं उसी के बेसिस पे हम पोइट्री को डिवाइड करते हैं. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे सुपीरियर होते हैं, उन लोगों को कॉपी करके हम उन पर पोइट्री बनाते हैं. ओके, एंड कुछ लोग जो इन्फीरियर होते हैं और कुछ जो हमारे सिमिलर होते हैं. ओके, अब जो हमसे सुपीरियर होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं गॉड. ओके, बात समझ आ रही है? और वो होते हैं हीरो. ओके, मतलब कि ऐसे लोग जो वाकई बहुत कम पाए जाते हैं, हीरोज़. ठीक है, तो हीरोज़ और गॉड्स इन कैटेगरी में आ गए जो हमसे सुपीरियर होते हैं. तो आपको पता है गॉड्स वगैरह की पोइट्री किस में लिखी जाती है? एपिक्स में, महाकाव्य में. पढ़ इट. ओके, रामायण इज एपिक. ओके, तो एपिक और ड्रामा इस कैटेगरी में आते हैं. यानी वो पोइट्स जो ऐसे लोगों को कॉपी करते हैं जो उनसे सुपीरियर हैं. यानी कि वो किसको कॉपी कर रहे हैं? वो गॉड्स को कॉपी कर रहे हैं. यानी वो क्या लिख रहे हैं? वो एपिक लिख रहे हैं. तो ये एक पोइट्री का क्लासिफिकेशन बताया. और हीरो को लिख रहे हैं, अगर हीरो के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं? वो ड्रामास लिख रहे हैं. समझ में आ रही बात को? तो फर्स्ट कैटेगरी बताई इन्होंने एपिक और ड्रामा की. किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेटिंग द पीपल हु आर सुपीरियर टू अस. सेकेंड कैटेगरी ही टॉक्ड अबाउट कॉमेडी एंड सटायरिकल पोएम्स. हाउ ही सेड दैट हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को कॉपी करते हैं जो हमसे क्या होते हैं? हमसे इन्फीरियर होते हैं. गॉट इट? हमसे कम होते हैं. जैसे कि विलेंस. ठीक है, ऑब्वियसली विलेंस हमारे तरीके से नहीं है ना, हमसे सुपीरियर है. तो विलेंस के बारे में जब आप लिखोगे तो एक तरीके से वो या कुछ ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में लिखना, आप क्या लिखोगे? उनके लिए सटायर लिखोगे, उनको तंज मारने के लिए, उनको कमेंट मारने के लिए. तो सटारिकल पोएम्स एक कैटेगरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ कॉपीइंग फ्रॉम द इन्फीरियर गाइज. ओके, और जो लोग ऐसे हैं रिडिक्यूलस हैं, गॉट इट? इन्फीरियर, हमसे इन्फीरियर है लेकिन वो रिडिक्यूलस हैं, तो उनके लिए क्या लिखोगे? आप कॉमेडी लिखोगे. तो सेकंड कैटेगरी क्या बताई उन्होंने कुल मिला के? कॉमेडी एंड सटारिकल पोएम्स. थर्ड कैटेगरी उन्होंने बताई द पीपल हु आर सिमिलर टू अस. और एरिस्टोटल के हिसाब से उन लोगों को कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जो हमारे ही तरीके से इंसान पोइट्री लिखेगा तो उन लोगों पे लिखेगा जो या तो इन्फीरियर हो या फिर सुपीरियर हो. ठीक है, लेकिन आपके लिए बता दूं कि हमारी तरह जो लोग हैं, इसी को कहा जाता है, उनके बारे में लिखने को बोला जाता है रियलिज्म. ठीक है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है रियलिज्म क्या है. तो रियलिज्म का मतलब ही यही है कि रियल पीपल, कॉमन पीपल पे लिखा जाना. जब तक रियलिज्म था ही नहीं. गॉट इट? बात समझ में नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसी वजह से अरिस्टोटल ने उस वक्त इस पॉइंट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. लेकिन अब जाके मॉडर्न एज में जाकर रियलिज्म आया और लोगों ने उनको भी कॉपी करना स्टार्ट किया जो उन्हीं के तरीके के लोग हैं. गॉट इट? ओके, ये हो गया आपका थर्ड कैटेगरी, जो कि जिस पर अरिस्टोटल ने कोई बात नहीं करी. ओके, आगे हम बात करते हैं ट्रेजेडी. तो सबसे पहले हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखेंगे अरिस्टोटल के हिसाब से. ठीक है, ट्रेजेडी क्या होती है अरिस्टोटल के हिसाब से? कहते हैं कि ये ट्रेजेडी एक पोइट्री है
ठीक है, जिसमें एक सीरियस एक्शन को शो किया जाता है, गॉट इट। और जो भी आप एक्शन सीरियस शो कर रहे हो उसमें कुछ ग्रेविटी होनी चाहिए, गॉट इट। मतलब ऐसे ही सीरियसनेस, कम सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी सीरियसनेस होनी चाहिए, उसके अंदर ग्रेविटी, वेटेज होना चाहिए उस सीरियसनेस में, ओके फाइन। और उसकी जो लैंग्वेज है ट्रेजेडी की, और उसको उसके प्लॉट के साथ हारमोनियस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मतलब कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिस तरीके से आपके जो ट्रेजेडी है उसमें आप किस तरीके की लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, तो लैंग्वेज इस तरीके से हारमोनियस वे में एक लय होना चाहिए, गॉट इट। और साथ में सॉन्ग होने चाहिए, ओके, आपके ट्रेजेडी में, और इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए एक्टर्स के ज़रिए। तो कई सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके उन्होंने बोला ट्रेजेडी क्या है, जो कि सीरियस एक्शन को कंटेन करती है, और ऐसे सीरियस एक्शन को जिसमें कुछ ग्रेविटी हो, और उसकी लैंग्वेज आपके प्लॉट से मैच करती हो, सॉन्ग्स हो, और जिसको एक्टर्स के ज़रिए शो किया जाता हो। अब हम आगे बात करेंगे कि ट्रेजेडी के बारे में तो उन्होंने बताया। अब उन्होंने बताया कि ट्रेजेडी जब आप लिखते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना चाहिए, करेक्ट, ये बताना चाहे एरिस्टोटल ने। तो कुल मिला के ट्रेजेडी के उन्होंने 6 एलिमेंट्स बताए हैं कि कभी भी जब ट्रेजेडी लिखिए तो इन एलिमेंट्स को दिमाग में रख के लिखिए, बात समझ आ रही है। और इनमें से भी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इंटरनल एलिमेंट्स का मतलब हो गया जो कि आपको अंदरूनी तरीके से देखना है, बहुत माइन्यूटली देखना है, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया जो कि स्टेज पर शो करना है एक तरीके से। तो इंटरनल के अंदर 3 चीज़ें आ गई। प्लॉट, मतलब व्हाट आर यू टेकिंग स्टोरी अबाउट, क्या स्टोरी ले रहे हो। देन द कैरेक्टर्स दैट यू आर सेलेक्टिंग, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद थॉट, ओके। सो प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट, ये आपके इंटरनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और एक्सटर्नल एलिमेंट जो स्टेज से बिलोंग करते हैं, स्पेक्टिकल, ओके, कैसा सीन आप दिखाना चाह रहे हो, बट सॉन्ग आप क्या रख रहे हो, डिक्शन यानी कि किस तरीके की लैंग्वेज स्टाइल है, तो ये आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स हो गए। नाउ वी विल कवर वन बाय वन प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, ओके, विच आर important and which are asked many times in exam. So प्लॉट पे बात करते हैं। प्लॉट क्या होती है, स्टोरी होती है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से उन्होंने प्लॉट को ट्रेजेडी का सोल बताया है। क्या बताया है, सोल। अगर हमारे शरीर से सोल निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे ऑब्वियसली, करेक्ट। तो इसी तरीके से अगर आप किसी ट्रेजेडी में से प्लॉट को ढीला कर दीजिए, प्लॉट को हटा दीजिए, तो ट्रेजेडी में दम ही नहीं रह जाएगा। तो प्लॉट की वजह से ही ट्रेजेडी में दम रहता है। इस वजह से उन्होंने बोला इट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी, ओके। एंड प्लॉट इज़ नथिंग अबाउट द एक्शंस, ओके। केवल एक्शंस को दिखाना या कैरेक्टर्स को दिखाना नहीं ट्रेजेडी कहलाता है, बल्कि इंसिडेंट्स का एक अच्छा अरेंजमेंट ट्रेजेडी होता है। और ये प्लॉट ही होता है, ये स्टोरी ही होता है जो दूसरे एलिमेंट्स को, कौन कौन से एलिमेंट्स को, दूसरे कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, दूसरे एलिमेंट्स हमारे कैरेक्टर्स, थॉट्स, स्पेक्टेकल, इन सबको आपस में कौन बांधा रखता है, हमारी ये प्लॉट ही बांधा रखता है, ठीक है। तो प्लॉट के बारे में इन्होंने इतना बताया कि प्लॉट किस तरीके से रोल प्ले करता है। अब प्लॉट के भी अंदर उन्होंने कोई चीज़ बताई कि स्टोरी जब आप लोगे अपने नॉवल की, अपने प्ले की, ट्रेजेडी की, तो वो आपके जो प्लॉट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्टोरी के अंदर भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर 1, ठीक है, कंप्लीटनेस, ओके, मीन्स आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए, कंप्लीट स्टोरी होनी चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर बिगिनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, और इनका अपना एक सीक्वेंस होना चाहिए। या तो आपकी स्टोरी कुछ अच्छे से बुरा दिखा रही हो या बुरे से अच्छा दिखा रही हो, मतलब एक मीनिंगफुल सेंस और सीक्वेंस समझ में आना चाहिए आपकी स्टोरी से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीटनेस, ओके फाइन। और इन्होंने एक तरीके से कंप्लीटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक पॉइंट और दिया कि जिस तरीके से हमारी बॉडी का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर होता है, एक अपर बॉडी होती है, एक मिडिल बॉडी होती है, एक लोअर बॉडी होती है, सिमिलरली हमारे जो प्लॉट होता है उसको भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि एक बिगनिंग होना चाहिए, एंड होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, ओके। तो उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन्होंने मिलाया है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिखने के लिए अच्छा पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट में, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितना लंबी आप कहानी ले रहे हो, ठीक है।
और इस पॉइंट से उन्होंने ये बताना चाहा कि भाई आप जो स्टोरी सिलेक्ट कर रहे हो इतनी लंबी रखो, उसमें इतने ही इवेंट्स कवर करो जितना कि दर्शकों यानी स्पेक्टेटर्स या रीडर जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं ऑडियंस के तरीके से, उनके माइंड में, उनकी मेमोरी में बैठ पाएँ। आप इतना लंबा चौड़ा दिखा दोगे तो उनको रिटेन कैसे रहेगा वो इवेंट्स। ओके, सो इतना आपकी लेंथ होनी चाहिए कि इंसिडेंट्स कैन ईजिली बी embraced in the memory of readers, in the memory of audience. Okay, so that's about magnitude. आफ्टर मैग्नीट्यूड ही टेल्स अबाउट यूनिटी। ओके, सो यूनिटी के बारे में अरिस्टोटल ने बताया कि यूनिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो थीम है, प्लॉट है, वो एक कॉमन थीम पे बेस्ड होना चाहिए। यानी कि आपको 3 तरीके की यूनिटीज़ को फॉलो करना चाहिए: यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। वैसे यूनिटी का मतलब मैंने क्या बताया कि एक ही प्लॉट होना चाहिए, सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। एक कहानी के अंदर कई सारी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, केवल एक सिंगल एक्शन के अराउंड आपका पूरा प्ले होना चाहिए। तो ये बात को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने 3 तरीके की यूनिटीज़ बताई कि यू मस्ट फॉलो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वॉट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग इन द प्ले, तो जितना आप कहानी दिखा रहे हो और जितने घंटे का आप उसको स्टेज पे दिखा रहे हो वो दोनों बराबर होना चाहिए। स्टेज पे 3 घंटे का आप अगर कोई प्ले दिखा रहे हो तो आपकी कहानी भी 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। कुछ इस तरीके का प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे के प्ले में आप कहानी दिखा रहे हो 20 साल की। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एरिस्टोटल का मानना था। ओके, जिसको वायलेट किया है हमारे मॉडर्न्स ने। ठीक है, हमारे मॉडर्न से टाइम वाइम नहीं माना। ओके, फाइन। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ एक्शन। ओके, अभी मैंने आपको बताया यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही एक्शन होना चाहिए, यानी कि एक ही कहानी होनी चाहिए आपकी प्लॉट की। एक प्लॉट होना चाहिए, कई सारे अलग अलग प्लॉट, सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। एक कहानी जो है पूरे सेंट्रल में ही होना चाहिए पूरे प्ले के दौरान। नेक्स्ट बताया उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस। इसका मतलब है अगर आपका कोई ऐसा प्ले है जिसमें आपको कई सारी प्लेसेस दिखाने हैं, कई सारी जगह दिखाने हैं, तो आपको पास पास की जगह दिखाइए, वो भी बहुत ज़रूरत पड़ने पे, वरना कोशिश करना चाहिए कि एक ही जगह में आपका प्ले क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये होता है यूनिटी ऑफ प्लेस। ओके, प्लेस की यूनिटी मतलब पूरा प्ले एक ही प्लेस पे हो जाए, पूरा प्ले एक ही एक्शन में हो जाए और पूरा प्ले एक ही टाइम में हो जाए, तो ये कहलाती है यूनिटी। मतलब क्या होता है? एक होना। ठीक है, एक टाइम, एक एक्शन, एक प्लेस में सारा पूरा निपट जाए, ये कहने का मतलब था एरिस्टोटल का। ओके, फाइन, मैं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो कि उन्होंने बताया प्लॉट के बारे में। प्लॉट के बारे में लिखने को बहुत आता है, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ में। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, उन्होंने ये बोला कि जो आपका प्लॉट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके हर सीन को दूसरे सीन से रिलेट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीन एक्स्ट्रा में आप डाल दे रहे हो कहानी बढ़ाने के लिए, नहीं, हर सीन को आपके प्लॉट से कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये हो गया कि आम तौर पे यूनिवर्सैलिटी बना यूनिवर्स से, आम तौर पे यूनिवर्स के जो रूल्स हैं वो आपको अपने प्ले में, ट्रेजेडी में फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं दिखा सकते हो कि कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो लोग हंस रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जनरली लोग क्या करेंगे? दुखी होंगे, वो बात अलग है कि वो विकेड हो। ठीक है, तो कुछ उल्टा सीधा मत दिखा दीजिए कि जो यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट में चला जाए। इसको कहा जाता है यूनिवर्सैलिटी, यानी ऑडियंस के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर होता है यूनिवर्स में, उसको दिखाना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सैलिटी। ओके, सो आई हैव कवर्ड हियर all the elements of plot: completeness, magnitude, unity,
डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सलिटी। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या बताए हैं। तो वापस आते हैं, उन्होंने बताया था प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, डिक्शन, जिसमें हम लोगों ने प्लॉट पे डिस्कशन कर लिया कि प्लॉट के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। लेकिन प्लॉट के बारे में उन्होंने और कुछ लंबा बताया, यानी तभी तो उन्होंने प्लॉट को सोल कहा है, इसलिए प्लॉट के बारे में ज़्यादा बताया है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लॉट इज पार्ट्स ऑफ प्लॉट। एक तो हो गया स्टोरी के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दूसरा कि जो आपका स्टोरी है उसके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। सो लेट्स डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्लॉट। तो पार्ट्स ऑफ प्लॉट में द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट कहते हैं सरप्राइज को, ओके फाइन। तो सरप्राइज आपको दिखाना चाहिए ट्रेजेडी के अंदर, ओके। और सरप्राइज ऐसा होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल्स को रिलेट करता हो, प्रिंसिपल्स के खिलाफ ना हो, नॉर्मल लगे सरप्राइज, कि लोगों को लगे कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ सरप्राइज दिखा दिया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, लोग सोचते ही रह जाएं यार ये कैसे हो गया, ठीक है, ओके। सो ये आपको नहीं दिखाना चाहिए, गॉट इट, ओके। यानी कि आप शुरुआत में आप कोई चीज़ अच्छी दिखा रहे हो, किसी कैरेक्टर को अच्छा दिखा रहे हो, एकदम से आप उसको ख़राब दिखा दो तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। ये वाला सरप्राइज लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एस्टोनिशमेंट का मतलब उन्होंने बताया कि एक्शन शुड कम टू ऑडियंस सो दैट पिटी इन ऑडियंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, ओके फाइन। तो पार्ट्स ऑफ प्लॉट वो खास तौर पे इसलिए बताना चाह रहे हैं, उन्होंने यहाँ से ट्रेजेडी का मेन पर्पस बताया है पार्ट्स ऑफ प्लॉट बता के। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। पार्ट्स ऑफ प्लॉट के ज़रिए उन्होंने कैथार्सिस को बताया है। कैथार्सिस एक कोई पॉइंट नहीं है इनका, कैथार्सिस एक नया टर्म वो लेके आए हैं एरिस्टोटल, वो और जो कि ट्रेजेडी का पर्पस बताया गया है। ट्रेजेडी का पर्पस होता है कि ट्रेजेडी को देखकर लोगों के अंदर मतलब पिटी पैदा हो, फियर पैदा हो। पिटी मतलब दया, लोगों को तरस आए उस हीरो के ऊपर जिसके साथ कुछ बुरा हुआ, जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है, ओके। सेकेंडली लोगों को फियर हो, डर किस बात का हो कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। तो फिलहाल आई वांट टू टेल यू हियर कि ये जो 3 पार्ट्स हैं, एस्टोनिशमेंट, एनाग्नोसिस, पेरिपीटिया, इन तीनों के हेल्प से ये आगे बताएंगे अरिस्टोटल कि इन तीनों को हेल्प से जब आप ये तीनों करके देखोगे तो लोगों के अंदर क्या पैदा होगी, कैथार्सिस पैदा होगी, यानी फियर एंड पिटी पैदा होगी, जिससे ट्रेजेडी का जो मेन पर्पस है वो पूरा होगा, फाइन, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। अब देखो एस्टोनिशमेंट मैंने आपको बता ही दिया क्या हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के पर भी क्वेश्चन आता है, एनाग्नोरिसिस के बगल में आप रिकॉग्निशन भी डाल लेना। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी कैरेक्टर को किसी ऐसे मोमेंट ऑफ डिस्कवरी पता चलती है जो उसको पहली बार कोई चीज़ पता चल रही है, कोई सीक्रेट पता चल रहा है ट्रेजेडी में एक कैरेक्टर को, तो वो जो मोमेंट होगा, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, रिकॉग्निशन। जब किसी को रिकॉग्नाइज हो कोई चीज़, तो एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन, ओके। कोई फैक्ट जब कोई इंसान को किसी चीज़ का डिस्कवर होता है उसे कहा जाता है एनाग्नोरिसिस, ठीक है। एंड इट इज़ जनरली टोल्ड इन दिस वे कि चेंज आता है इग्नोरेंस से नॉलेज की, यानी कि अभी तक उस इंसान इग्नोरेंट था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब उसको उस बात का पता चला है। बात समझ आ रही है? जैसे एडिपस अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जब वो उसको पता चलता है कि किस तरीके से उसने अपने ही फादर को क्या किया है, मारा है, तो इस तरीके से वो दैट वाज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिपीटिया। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिपीटिया? पेरिपीटिया के बगल में लिख लो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। तो ट्रेजेडी का ये भी आप प्लॉट में अपना पार्ट रख सकते हो। उन्होंने बताया अरिस्टोटल ने कि कुछ रिवर्स हो रहा हो, मतलब करना आप कुछ चाह रहा था हीरो या कोई भी एक्टर, ओके, लेकिन हो कुछ और गया,
ठीक है, इसे कहा जाता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, ठीक है, ओके फाइन। तो जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो और उसके लिए हम कोई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमने करी उससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम सही करने के बजाय और ख़राब हो गई, वर्स हो गई, तो ये कहा जाता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, गॉट इट, फाइन। सो कुछ उल्टा हो जाना। तो ये 3 पॉइंट्स के ज़रिए जब कुछ उल्टा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा या सरप्राइज़ दिखाया जाएगा या फिर कुछ मोमेंट को का डिस्कवरी होगी, तो कुछ इसी चीज़ों पर रोना आएगा, इसी चीज़ पर फियर पैदा होगा इन्हीं चीज़ों के ज़रिए। तो जब ये सब फॉलो करोगे, इन पार्ट्स को, अपने प्लॉट के पार्ट्स को फॉलो करोगे, तो आपकी ट्रेजेडी में क्या क्या होगी, ट्रेजेडी का पर्पस पूरा होगा, विच इज़ कैथारसिस। कैथारसिस पे पूरा लंबा क्वेश्चन आता है, लास्ट पे हम लोग बात करेंगे कैथारसिस पर। अभी फ़िलहाल आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ प्लॉट है और इसके ज़रिए उन्होंने ट्रेजेडी का पर्पस समझाया है, जो कि होता है कैथारसिस, ओके, यानी फियर एंड पिटी को अराउज करना। कैथारसिस पर भी और चर्चा बाद में करेंगे, लास्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उन्होंने प्लॉट के टाइप्स बताए। उन्होंने कहा कि 2 तरीके के प्लॉट्स होते हैं, एक सिंपल प्लॉट, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट। वो वो लोग जो इन 2 चीज़ों को अपने ट्रेजेडी में फॉलो कराते हैं, यानी कि कौन कौन से, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को, यानी एनाक्नोरिसिस और पेरिपीटिया पाया जाता है अगर किसी प्ले में, तो दैट प्ले इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ओके फाइन। एंड अगर नहीं पाया जा रहा है, ना एनाग्नोरिसिस पाई जा रही, ना पेरिपीटिया, कोई रिवर्सल ऑफ एक्शन नहीं दिखाया गया, कोई डिस्कवरी ऑफ मोमेंट नहीं दिखाई गई, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ अ सिंपल प्लॉट, ओके। सो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ प्लॉट। तो हम लोग वापस अब चलते हैं जहाँ पे बात कर रहे थे, वो ये कि ट्रेजेडी के कौन कौन से एलिमेंट्स बताए थे। दूसरा था कैरेक्टर। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए एरिस्टोटल ने मेनली उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया कि जो आपके ट्रेजेडी का जो हीरो है, कैरेक्टर में मेनली ट्रेजेडी के हीरो के बारे में बात की गई है। उन्होंने बोला कि ट्रेजेडी का जो हीरो होता है, जिसको हम लोग ट्रैजिक हीरो कहेंगे, भले ही वो हीरोइन हो कोई, लेकिन वो कहलाएगी ट्रैजिक हीरोइन, ठीक है। तो ट्रैजिक हीरो की जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो आप देखेंगे, ठीक। सबसे पहला ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रेजेडी का पर्पस उन्होंने ये बताया, वो ये बताया कि पिटी एंड फियर अराउज होना चाहिए, आपको देखने में दर्द महसूस हो, वही कहलाती है असली ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है। तो अब जब दर्द महसूस कराना चाह रहे हैं भाई अरिस्टोटल ट्रेजेडी से, तो उनका जो ट्रैजिक हीरो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो हमें बुरा लगे, ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि ट्रेजेडी का मेन पर्पस यही है। तो उसी के बेसिस पे ही उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है। अब आप मुझे बताइए कि कोई हीरो अगर बहुत ही बुरा है, मतलब बहुत बुरा कोई इंसान है, हीरो छोड़ दीजिए, बुरा इंसान है, उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, आपको लगेगा ठीक हुआ इस इंसान के साथ, ये यही डिजर्व करता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ट्रैजिक हीरो के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हो, वो बिल्कुल बीच का पर्सन हो कि हमें देखने में उसके ऊपर तरस आए, ओके। अच्छा, तो सबसे पहला कैरेक्टर हो गया नॉट एन अटर विलेन, यानी कि बिल्कुल उसको विलेन मत दिखा दीजिए हीरो को, बहुत ही बुरा इंसान नहीं होना चाहिए वो, ओके। उसके बाद नॉट अ सेंटली और परफेक्टली गुड मैन, और ना ही बिल्कुल उसको संत दिखा दीजिए, बिल्कुल परफेक्टली गुड मैन दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ रिकग्निशन के ज़रिए या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के ज़रिए कुछ ऐसा गड़बड़ होगा ट्रेजेडी में, जिसकी वजह से क्या होगा, पिटी एंड फियर अराउज होगी। तो पिटी एंड फियर अराउज तभी होती है जब किसी कैरेक्टर के अंदर कुछ एक ऐसा फ्लॉ पाया जाता है, कुछ ऐसा एक गड़बड़ी पाई जाती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है उस ट्रैजिक हीरो का, और हमें तरस आता है उस पर। जैसे वो बेचारा जनरली क्या हो, मर जाए, वो इंसान ट्रैजिक हीरो, उसके साथ बहुत बुरा हो कुछ, या तो वो मर जाए या वो बेचारा घर से निकाल दिया जाए, जैसे किंग लियर को निकाल दिया गया था, गॉट इट, या फिर उसका बिजनेस ख़त्म हो जाए, ओके। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमको तरस आ सकता है एक इंसान पर। तो अगर बहुत ही अच्छा इंसान दिखा दिया आपने, तो उसके अंदर फिर फ्लॉ कैसे दिखाओगे?
मैंने भी आपको बताया ना कोई उसके अंदर कुछ गड़बड़ी होगी तभी तो उसका डाउनफॉल होगा और हमें तरस आएगा। अगर वो बिल्कुल परफेक्टली सेंट मैन दिखा दोगे तो उसके अंदर फिर आप बुराई नहीं दिखा सकते हो। तो दैट्स वाई एरिस्टोटल ने बोला कि नॉट एन परफेक्टली सेंट और नॉट एन अटर विलेन, बिल्कुल विलेन मत दिखाइए और ना ही बिल्कुल ही उसको चढ़ा दीजिए आसमान में। तो ना आसमान में चढ़ाइए, ना ही उसको निचला दर्जा का दिखाइए, बल्कि उसको इंटरमीडिएट पर्सन होना चाहिए, बीच के रैंक का होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया ट्रैजिक फ्लॉ, जो मैंने अभी आपको बता रही थी कि उसके अंदर एक ऐसा दोष पाया जाना चाहिए, एक ऐसी बुराई, सिर्फ एक ऐसी बुराई, यानी कि वो बहुत बुरा नहीं हो, एक कोई उसके अंदर फ्लॉ होना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो रहा हो, जिसकी वजह से उसको बुरा देखने को मिल रहा हो और हमें उसको देखकर तरस आ रहा हो। बात समझ आ रही है? ये होता है इसको, और इसी ट्रैजिक फ्लॉ को, इसी गड़बड़ को जो उसके अंदर पाया जा रहा है, इसे कहा जाता है हिमार्शिया। ठीक है, हिमार्शिया। जैसे कि अगर आप द एम्परर जोन्स, आपने अगर नॉवल पढ़ी हो तो एम्परर जोन्स में जोन्स का जो डाउनफॉल होता है वो किस वजह से होता है? प्राइड, उसके घमंड की वजह से। डॉक्टर फॉस्टस में किस वजह से उसका डाउनफॉल होता है? वो भी एक ट्रेजेडी है, उसके घमंड की वजह से। बस समझ आ रही है? इस तरीके से। और हैमलेट में हैमलेट क्यों नहीं अपना वो बदला पूरा कर पाता? क्योंकि वो टालता था, उसको मौका मिलता था लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेट करता था। तो ये अलग अलग फ्लॉज पाए गए हैं ट्रैजिक हीरो, इसी को एरिस्टोटल ने बताया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनमें कई सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आज तक टिल टुडे, इतने सालों पहले इन्होंने बताया ये सब, और टिल टुडे इट इज़ फॉलोड, ओके, माना जाता है। तो ये है आपका हिमार्शिया। ओके फाइन। लास्ट पॉइंट जो उन्होंने एक हीरो का बताया वो बताया कंसिस्टेंसी। ओके, एक हीरो को कंसिस्टेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर उसको कोई उसका जो रूप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कि कभी आप उसको कुछ दिखा रहे हो कभी कुछ दिखा रहे हो। तो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार उसको एक जैसा रहना चाहिए। और अगर आप उसके अंदर चेंज दिखा रहे हो कि वो इंसान ऐसा है कि दल बदलू टाइप का दिखा रहे हो किसी कैरेक्टर को, तो उस कैरेक्टर को पूरे ही इंटायर प्ले में या इंटायर ट्रेजेडी में उसको कैसा होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। नहीं आपने लास्ट में उसको सही कर दिया, नहीं, तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके कैरेक्टर के अंदर। तो ये हमने डिस्कस किया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल हीरो। अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैथारसिस। ओके, कैथारसिस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आपके डिक्शन और सॉन्ग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लिखने को नहीं आता है इस पर। नेट पे क्वेश्चन आते हैं। को फ़िलहाल मैं नेट वाइज ये नहीं बना रही हूँ वीडियो, मैं नोट्स के लिए बना रही हूँ फ़िलहाल ये वीडियो। तो इसमें ज़्यादा आपको मेनली जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, प्लॉट पूछा जाता है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन पूछी जाती है, और लास्ट में कैथारसिस के ऊपर पूछा जाता है, जो मैं आप कवर करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैथारसिस का जो थ्योरी रखी इन्होंने, क्या मतलब है इसका समझिएगा। एरिस्टोटल की जो थ्योरी है कैथारसिस, एक तरीके से रिप्लाई है, बिफिटिंग रिप्लाई है, जवाब दिया है उन्होंने किसको? प्लेटो को। तो प्लेटो ने इनको ऊपर एक दोष लगाया था, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PLATO, प्लूटो नहीं है ये, प्लेटो है। गॉट इट? स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो प्लेटो ने चार्ज लगाया था कि आर्ट क्या करती है, जो पोइट्री वगैरह लोग लिखते हैं, ये करप्ट करती है, ये बिगाड़ती है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग उसको पढ़ते हैं और भड़कते हैं, उनके इमोशंस एक्साइट होते हैं। ठीक है, ये झूठ मूठ का लिखा करते हैं ये लोग इमिटेट कर करके। गॉट इट? सो प्लेटो ने ये बोला कि आर्ट क्या करती है, इमोशंस को करप्ट करती है। ठीक है, और ट्रेजेडी क्या करती है, स्पेक्टेटर के पैशंस को और अफेक्ट करती है, बिगाड़ती है, भड़काती है उनको। ठीक है, ओके, ये प्लेटो ने बोला था। सो अरिस्टोटल ने किस तरीके से जवाब दिया? अरिस्टोटल ने इस चार्ज का जो कि प्लेटो ने उनके ऊपर लगाया था, उनके ऊपर क्या, जनरली पोएट्स के ऊपर, तो इस चार्ज को अपोज किया अपने 2 बार बाई लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, अपने इसी कैथारसिस के डॉक्ट्रिन से, डॉक्ट्रिन कहते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, इस कैथारसिस के प्रिंसिपल से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने बोला कि आर्ट भैया भड़काती नहीं है, आर्ट डज नॉट एक्साइट इमोशंस, आर्ट इमोशंस को एक्साइट नहीं करती है, बल्कि ये इमोशंस को एक्साइट ना करके इमोशंस को लेस करती है, बल्कि कम करती है। इट मेक्स पीपल लेस इमोशनल। ओके, क्यों?
क्योंकि ये जो है उनकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं उनको निकलने का रास्ता देती है। कौन? आर्ट। ओके, आउटलेट मतलब क्या होता है? निकलने का रास्ता, ठीक है। ओके, तो आर्ट इमोशन को एक्साइट ना करके, भड़का के नहीं, और लेस करती है इमोशंस को, क्योंकि आर्ट के ज़रिए लोगों को जो है एक बढ़िया उनको मौका मिलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को क्या कर पाएँ, निकाल पाएँ, आउटलेट कर पाएँ। होता ना, कभी कभी आप किसी पोइट्री को पढ़िए तो आपको लगता है कि ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ था, ओके, और यही तो मैं भी करना चाहती थी लेकिन मेरे साथ नहीं हो पाया, मेरे को मौका नहीं मिला। कोई ऐसी कोई इंथुसियाज्म से भरा हुआ कोई पोयम हो या कुछ और हो, ठीक है, या कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसका शेड्यूल आपसे मैच खा रहा हो, बहुत बिजी हो, आप भी ऐसी रहती हो, तो आप सोचने लगते हो वहीं पर ना। तो ये क्या है? ये इट इज़ एन आउटलेट ऑफ योर फीलिंग्स। तो यही एरिस्टोटल ने रखा अपने उनके चार्ज को कमेंट करते हुए। इस प्रिंसिपल के ज़रिए एरिस्टोटल ने ये डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से ट्रेजेडी का, ये तो बात हो गई कि प्लेटो का जवाब दिया। तीसरी बात उन्होंने ये बताना चाहा कि एक ट्रेजेडी का मेन मकसद क्या होता है, ठीक है। ट्रू ट्रेजेडी स्पेक्टेटर पे क्या इम्प्रेशन लीव करती है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रेजेडी के स्पेक्टेटर पे, उन्होंने इस कैथार्सिस के ज़रिए बताया। तो मैंने आपको बताया कैथार्सिस का क्या मतलब है, रोल बता रही हूँ मैं भी अभी तक आपको। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि जो ट्रेजेडी का जो मेन पर्पस है वो, अब वो बात करेंगे व्हाट इज़ कैथार्सिस, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अब वो चौथे नंबर पर बता रहे हैं कि ट्रेजेडी का पर्पस होता है टेरर और पिटी को अराउज करना लोगों के दिलों में, और यही अराउज करना, इस क्वालिटी को, जो क्वालिटी पोइट्स के अंदर होती है, उसी को बोला जाता है कैथार्सिस। इस चीज़ को कैथार्सिस बोला जाता है कि जो लोगों के दिलों में फियर और पिटी उठ रही है, दैट इज कॉल्ड कैथार्सिस। नाउ विल टॉक अबाउट कि इस कैथार्सिस के बारे में लोगों ने क्या क्या राय दी है। तो जर्मन ड्रामेटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक हैं एक, गोथोल्ड लेसिंग हैं, ये जर्मन के ड्रामेटिस्ट हैं और इन्होंने लिटरेरी क्रिटिकल वर्क्स दिए हैं कई सारे। इन्होंने कैथार्सिस के, जो एरिस्टोटल ने कैथार्सिस को लेके आए हैं प्रिंसिपल, देख सकते हैं आप कितने दूर दूर तक इनका ये कैथार्सिस मशहूर है। तो कैथार्सिस को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, ये कहते हैं कि जो कैथार्सिस है, इट कन्वर्ट्स एक्सेस इमोशंस इनटू वर्चुअस डिस्पोजिशंस। मतलब कि ये इमोशंस को, एक्सेस इमोशन जो आपके अंदर हैं, उसको एक अच्छी दिशा में ले जाती है, पवित्र कर देती है उसको, और इट आपके सोल में उसको अच्छे से पवित्र कर देती है। ये मतलब उनका कहने का। ओके फाइन। अब हम आगे समझ लेते हैं कि जो दूसरे क्रिटिक्स हैं वो क्या मानते हैं, कैथार्सिस के बारे में क्या बोलते हैं। तो दूसरे क्रिटिक्स का मानना ये है कि जो कैथार्सिस है एक मॉरल लेसन देती है, ठीक है। किस तरीके से मॉरल लेसन देती है? क्योंकि इससे जो ट्रैजिक हीरो का जो फेट है, ट्रैजिक हीरो का जो किस्मत है, उसको देखकर जो फियर और पिटी एक्साइट होती है ना, वो एक तरीके से वॉर्न करती है, सावधान करती है स्पेक्टेटर को कि कहीं तुम इसकी तरीके से गलती मत करना, उस प्रोविडेंस को टेम्प्ट ना करने के लिए तैयार करती है कि कहीं तुम ऐसा मत कर देना। व्हाट इट ओके जिस तरीके से इसने घमंड किया, कि जिस तरीके से इसने प्रोक्रेस्टिनेशन किया, मैं आपको ट्रैजिक फ्लॉज बता रही हूँ, तो उससे जो है एक तरीके से मॉरल लेसन लेता है इंसान, यानी कि स्पेक्टेटर जो देखता है। तो ये दूसरे क्रिटिक्स का मानना है कि कैथार्सिस क्या करती है, एक मॉरल लेसन देती है कि उससे स्पेक्टेटर अपना को बचा पाए, अपने साथ वो ऐसा ना होने दे कुछ बुरा। लास्ट में वो ये एक बात और नोट कर लीजिए कि उनके हिसाब से जब कोई एरिस्टोटल के हिसाब से जब कोई स्पेक्टेटर ट्रेजेडी को रीड करता है या स्टेज पर देखता है, तो जो उसके जो एंग्जाइटीज़ हैं, उसकी जो चिंताएं हैं, जो वो डर के मारे जो पैदा होगी, वो बाहर निकल के आती है, और उसका जो इंसाइट है, उसका जो आउटलुक है, यानी उसका जो माइंडसेट है, वो और एनलार्ज हो जाता है। बट इट और तब जाकर जो उस कैथार्सिस का एक इतना बढ़िया असर होता है रीडर पर, और हम अपने लैंग्वेज में बोले तो लोगों के आंसू तक आ जाते हैं। ठीक है, ओके फाइन। यार इतना लूजरली समझाया है, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे लेसन्स लेके आ रही हूँ। ठीक है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, बता दो मेरे को। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।